अब आएगा मीन्स लिख के। आपको बोल रहा था मेरे को हिया मत निकालना, मैं आऊंगा। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल मेरे दोस्तों। आ गया आपका होस्ट और दोस्त प्रतीक सिंह लेकर के प्रमुख तथ्यों के साथ आपका कंप्यूटर का अगला क्लास। इससे पहले के क्लास में मैं सबसे शुरुआत में ही बताना चाहता हूँ ताकि भाई जो गलतियाँ हुई हैं उनको सुधार लिया जाए, क्योंकि पढ़ाते समय क्या होता है फ्लो में जैसे हम रिकॉर्ड कर रहे हैं क्लासेस, अपने ऐप के लिए रिकॉर्ड करते हैं भाई, क्लासेस रिकॉर्ड कर रहे हैं हम, फिर अपने अलग का यूट्यूब कंटेंट के लिए अलग क्लासेस रिकॉर्ड कर रहे हैं, फिर आप लोगों का कंप्यूटर का रिकॉर्ड हम अलग कर रहे हैं, फिर कंटेंट बना रहे हैं, तो दिमाग या ब्रेन वो मतलब पूरा थक जाया रहता है। तो उस थकान की वजह से मुझसे गलती हुई थी, उस गलती को पहले ही आप सबके लिए मैं उस गलती को आप सबके सामने क्षमा प्रार्थी हूँ। हो सके तो मुझे क्षमा कीजिएगा। ये गलत चीज़ मैंने बता दी, मगर उसे सुधारना, अपनी गलती को स्वीकार करना और उसे सुधार करके आपके सामने रखना, यही मेरा फर्ज है। तो मैं वही करने जा रहा हूँ, क्योंकि अपनी गलती छुपा करके मुझे बड़ा नहीं बनना है। भले आपके सामने सर झुका करके अपनी गलती एक्सेप्ट करके आप सबके जीवन में उस सही ज्ञान देना मेरा फर्ज है। तो ये गलती हुई थी जिसमें मेरी मदद की, इसलिए मैं कभी भी अपना क्लासेस देखने के बाद उसका एनालिसिस करता हूँ। तो मेरी मदद की उन्होंने उसमें, उस प्रोसेस में, उस प्रक्रिया में, उनका नाम मैं लेना चाहूँगा। ये है आपके दानेश डंसिना जी। तो दानेश डंसिना जी ने बताया, दानेश डंसिना जी ने बताया कि मेरा वो वीडियो जिसमें मैंने पढ़ाया था आप लोगों को कि वार्म बूट या कोल्ड बूट क्या है, उसमें मेरा कॉन्सेप्ट वार्म बूट की जगह कोल्ड बूट और कोल्ड बूट की जगह वार्म बूट मैंने लिख दिया था और उसको वैसे ही समझा दिया था। तो इस कॉन्सेप्ट को मैं आपके सामने क्लियर कर दूं, वो जो गलती हुई थी उसको सुधार लिया जाए। तो दानेश डंसिना जी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने जब उसमें कमेंट्स में रेज किया प्रॉब्लम कि हाँ सर ऐसा दिया हुआ है पुस्तक में, आप एक बार देखिए तो कहीं गलती तो नहीं हो गया है। तभी मुझे याद है कि हाँ यार बच्चा तो सही बोल रहा है, भाई अपना सही बोल रहे हैं। तो उसी दानेश डंसिना जी का धन्यवाद देता हूँ। दानेश जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने उस गलती को नोटिस किया और वहाँ से आपने क्लिक करके बोला कि हाँ सर एक बार गौर कीजिएगा कि गलती है कि नहीं, या ठीक है या नहीं, पुस्तक में गलत दिया है कि आप गलत पढ़ाए हैं। तो दानेश डंसिना जी का बहुत धन्यवाद। तो हम उस दिन पढ़ाया था आप लोगों को बूट, बूट या बूटिंग। बूटिंग में क्या होता है सर? बूटिंग में आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है सर, वो आपके हार्ड डिस्क से या बोले तो आपका रोम से मेन मेमोरी या आपका रैम में लोड हो जाता है। जैसे आप प्रोसेस देखे थे, सर हमें प्रोसेस बायोस होना, फिर उसका लोडिंग होना, ये सब चीज़ है ना। हाँ सर। तो ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर जो है वो हार्ड डिस्क से या आपका रोम से, रोम ठीक शब्द रहेगा, हार्ड डिस्क नहीं, रोम ठीक शब्द है आप लोगों के लिए, ठीक। रोम से ऑपरेटिंग सिस्टम का रोम से रैम में अपलोड होना ही आपका बूटिंग कहलाता है। ठीक है सर, ये तो हो गया क्लियर। चलिए, इसी में मैंने पढ़ाया था आप लोगों को सर बूटिंग दो टाइप के होते हैं, एक होता है आपका वार्म बूट और एक होता है आपका कोल्ड बूट। तो वार्म बूट या कोल्ड बूट में सर बूट शब्द का मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर का आपके रोम से रैम में अपलोड होना ही आपका बूट कहलाता है या बूटिंग कहलाती है। ठीक है सर। सर कोल्ड बूट और वार्म बूट क्या है बेटे? कुछ नहीं, मैं की पॉइंट दे रहा हूँ, इतना ध्यान रखेंगे। स्टार्ट करना इस कोल्ड बूट, रीस्टार्ट करना इस आपका वार्म बूट। ठीक है। हाँ सर, बस दो ही की पॉइंट याद रखेंगे। उस दिन इसके जगह वो, उसके जगह ये हो गया था, तो गलती को अपने एक्सेप्ट करता हूं मैं। तो याद रखें कोल्ड बूट मतलब सर स्टार्ट करना कंप्यूटर सिस्टम को, और वार्म बूट का मतलब आपका रीस्टार्ट करना कंप्यूटर सिस्टम को। चलिए, हालांकि थकान में ही गलती हुई, मगर गलती हुई थी, तो मैं चाहता हूं जब मुझसे गलती हुई तो बच्चों से गलती ना हो, इसलिए आप लोगों को मैं थोड़ा कॉन्सेप्ट दे दूं, ताकि आज के बाद आपको कौन सा वार्म बूट कौन सा कोल्ड बूट किस में आएगा वो दिक्कत ना रहे। ठीक, तो आइए सर, ये मेरा कंप्यूटर सिस्टम है सर, कंप्यूटर सिस्टम। हाँ सर, अब याद नहीं रखना पड़ेगा ना कि कोल्ड बूट क्या होता है, वार्म बूट में क्या होता है। ठीक सर, कंप्यूटर सिस्टम है मेरा ये सीपीयू हो गया, या आपका कीबोर्ड हो गया, हाँ सर, या आपका माउस हो गया, हाँ सर, ठीक है सर, और सीपीयू हो गया,
ठीक है सर। मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस, सीपीयू सब हो गया सर। सर यहाँ से मान लीजिए प्लग निकला और आपको प्लग इसका लगा हुआ है ऐसा 3 पिन प्लग लगा हुआ है बोर्ड में। हाँ सर, और स्विच यहाँ पे दिया हुआ है, एक बटन ये लिखा है ऑन, ये ऑफ का बटन। आप सो करके उठते हैं, बताइए जब इसमें कोई करंट सप्लाई नहीं है, जब बटन ऑफ है, जब बटन ऑफ है इसमें कोई करंट सप्लाई नहीं है, तो आपका मशीन जब चलता है तब गर्म होता है या जब बंद रहता है तब गर्म होता है? सर जब मशीन चलता है तभी गर्म होगा, बंद रहता है तो मशीन तो ठंडा हो जाता है। जैसे हमारी गाड़ी सर जब चलती रहती है तो गर्म रहती है, और जब खड़ी रहती है ठंडी, रात भर खड़ी रहती है तो ठंडी हो जाती है। बस सेम चीज़ बस हो गया कि बेटा जब मशीन ऑफ है, अर्थात ऑफ है का मतलब सर मशीन ऑफ है मतलब चल नहीं रही, मैंने कोल्ड होगी। सर ऑफ है मतलब सर वो कोल्ड होगी, ठंडी होगी मशीन आपकी, है ना। अभी देखिए आप सुबह आज उठे हैं, आज का तिथि आप उठे हैं, आज डेट में आप सुबह उठे देख रहे हैं कि आपका कंप्यूटर का बटन यहाँ से ऑफ है, तो आपका सिस्टम क्या है सर ऑफ है, मतलब करंट सप्लाई नहीं है। करंट का सप्लाई नहीं है मतलब करंट नहीं आया, करंट आता है तो मशीन को गर्म करता है। हाँ सर, तो करंट सप्लाई नहीं है, इसीलिए कहने का मतलब क्या है कि मशीन आपका कोल्ड है। ठीक है, आपका मशीन कोल्ड स्टेज में है, और कोल्ड स्टेज में आप कोल्ड स्टेज में ही अपने मशीन को बूट कर रहे हैं, मतलब आज आप पहली बार चालू कर रहे हैं अपने सिस्टम को, तो क्या कहलाएगा? हाँ सर ये कहलाएगा हमारा कोल्ड बूट होना, अर्थात कोल्ड बूटिंग। हाँ सर, मतलब जैसे ही आपने ऑन किया कंप्यूटर को फर्स्ट टाइम स्टार्ट किया, तो आपने कंप्यूटर को किस स्थिति से स्टार्ट किया? सर वो ठंडा था वहां से स्टार्ट किया, इसलिए कोल्ड बूटिंग। हाँ सर, आइए अब दूसरे सिस्टम चलते हैं। सर अब ऑन हो गया, अब सिस्टम चलने लग गया, और अब इसमें सिस्टम में अच्छा कोई हमारे बच्चों को कभी डाउट नहीं रहेगा। ठीक, ठीक, और अभी चालू हो गया है, करंट ऑन किया फर्स्ट टाइम तो स्टार्ट हो गया, जिसको कोल्ड बूट कह रहा हूँ मैं। ठीक है सर, अब इसमें क्या हो गया कि अब इसमें मस्त चल रहा है, इसमें आप मूवी भी देख रहे हैं, फूल बना हुआ है पूरा, हाँ सूर्य बना हुआ है, सिस्टम आपको चल रहा है, ऐसे किरणें निकल रही हैं, फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया हम दिखा रहे हैं अपने सिस्टम में। हाँ सर, कैसे प्रकाश जा रहा है, पेड़ है, फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कर रही है, अर्थात मेरा सिस्टम चालू है। अब मेरा सिस्टम चालू है, मेरे से बहुत सारे एप्लीकेशन रन कर रहे हैं, और समझिए कि हम लोग वार्म बूट क्यों करते हैं ये भी आप समझना जरूरी है, क्योंकि आप अपने फ़ोन देखेंगे बहुत सारा, अगर आप एप्लीकेशन चलाते रहते हैं, फिर आप पीछे आपका बहुत सारा एप्लीकेशन खुला हुआ, फिर आप वीडियो गेम खेल रहे हैं, उसमें आप चैटिंग भी कर रहे हैं, उसमें आप गाना भी सुन रहे हैं, ऐसे बहुत सारी चीज़ आप करते रहते हैं एक साथ, तो आपका सिस्टम हैंग मारने लगता है। तो हैंग मारने लगता है, तो हैंग मारता है तो पता ही आपको कि सर जितने भी एप्लीकेशन खुलते हैं वो सब रैम के स्टोरेज का यूज़ करते हैं, रैम में जो स्टोरेज है उसका यूज़ करते हैं। और रैम एक ग्राउंड है जिसमें सब है, मान लीजिए रैम है, ये ग्राउंड है, ये रैम है, तो उसका क्षेत्र मान लीजिए 10, ये 10 लंबाई, ये आपका 5 चौड़ाई, तो 50 हो गया। हाँ सर 50 सेक्टर मान लीजिए सर के, जो भी तो एक एप्लीकेशन खोला यहाँ भर गया, एक एप्लीकेशन खोला यहाँ भर गया, पूरा एप्लीकेशन खुलते जा रहा है, भरते जा रहा है, उसके बहुत सारी स्पेस का यूज़ करने लग गया, अलग अलग ऐप आप खोले हैं तो रैम क्या करता है, रैम भी थक के बोलता है यार अब माफ़ कर भाई, अब मेरे से ना हो पाएगा। तो रैम इसलिए इसको से आप बहुत सारा ये जो एप्लीकेशन है रैम के स्पेस में, रैम के स्टोरेज क्षेत्र में आप बहुत सारे एप्लीकेशन खोल के बैकग्राउंड में रखे हुए हैं, जिससे आपका फ़ोन अब हैंग मारने लग जाएगा। तो रैम को रिफ्रेश करने के लिए, फॉर रैम रिफ्रेशिंग, तो रैम को रिफ्रेश करने के लिए या रैम के लोड को, अब ये क्वेश्चन कभी घुमा के पूछ दे तो आपको ये बनना चाहिए, रैम के लोड को कम करने के लिए ठीक किया जाता है आपका कंप्यूटर को रीस्टार्ट। देखिए मैंने जब यहाँ स्टार्ट की तो स्टार्ट किस स्थिति से, हमेशा बटन दबाने से पहले की स्थिति देखेंगे। सर स्टार्ट किया जब पहली बार तो उससे पहले कंप्यूटर कैसा था, ठंडा था, मतलब पहले की स्थिति देखनी है,
ठंडा था इसलिए कोल्ड बूटिंग, ठीक है। और जब मैं रीस्टार्ट कर रहा हूँ, पहले से स्टार्ट हो चुका है, उसमें पहले से सब प्रकाश संश्लेषण वाली क्रिया दिखा रही है, मतलब पहले से इसमें करंट सप्लाई हो रहा है, करंट का सप्लाई हो रहा है मानी गर्म हो चुका है, और गर्म हो चुका है मगर फिर भी मुझे बूट करना है ताकि मैं रैम को रिफ्रेश कर सकूं, रैम के लोड को कम कर सकूं। तो जब आपका कंप्यूटर इसमें करंट की सप्लाई हो रही है तभी तो प्रोसेस इसमें दिख रहा है आपको। हाँ सर, तो इसमें करंट की सप्लाई होगी तो ये गर्म हो जाएगा, और गर्म है ऊपर से रैम में बहुत सारे एप्लीकेशन आप खोले हैं, तो गर्म स्थिति से, क्योंकि अभी गर्म है इसमें करंट सप्लाई हो रही है, वहां से आपको फिर से स्टार्ट करना है। इसलिए क्योंकि स्टार्ट तो पहले ही था, और स्टार्ट आप फिर से स्टार्ट कर रहे हैं। फिर से कहां से स्टार्ट कर रहे हैं, जब वो गर्म है उसमें करंट सप्लाई है तब, इसलिए रीस्टार्ट हो जाता है आपका वार्म बूट। तब हमेशा आते हैं इसके बाद सब दो स्थिति है इसमें। सर एक होगा आपका स्टार्ट बटन, और सर एक आपका हो जाएगा रीस्टार्ट बटन, ठीक। हाँ दोस्तों, सर स्टार्ट बटन जो है हमेशा इस बटन को दबाने से पहले क्या है स्थिति में, देखिए जब पूरा घर में सिस्टम मेरा पड़ा हुआ है, मैं बटन दबाऊंगा पहली बार, उससे पहले मेरा कंप्यूटर ठंडा रहेगा ना, क्योंकि इसमें करंट सप्लाई नहीं है। हाँ सर, इसलिए स्टार्ट बटन में क्योंकि ठंडा इसलिए कोल्ड लिख दो। सर रीस्टार्ट दबा रहा हूँ, रीस्टार्ट कब दबाते हैं, जब सिस्टम पहले चालू होता है। हाँ सच, पहले चालू होने उसमें करंट सप्लाई हो रहा है, मानो गर्म है, अर्थात रीस्टार्ट से पहले की स्थिति क्या है कि कंप्यूटर आपका हॉट होता है या वार्म होता है, ठीक, वार्म या गर्म होता है। हाँ सर, इसलिए स्टार्ट का आपका कोल्ड बूटिंग, रीस्टार्ट का आपका वार्म बूटिंग। अब आपको कभी दिक्कत नहीं होगा, कभी डाउट नहीं होगा, कभी कोई कॉन्सेप्ट के रूप में आप कभी इससे भटकेंगे नहीं। तो भाई दानेश डनसेना जी का बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने मुझे टोका, उस टोकने की वजह से ही मुझे ध्यान है कि हाँ यार बच्चों को चलो ये गलत बता दिया था उसको सुधार लिया जाए, और ऐसे इस तरीके से पढ़ा दिया जाए बच्चों को कि उनको कॉन्सेप्ट क्लियर है तो उनको रटना ना पड़े कि वार्म बूटिंग क्या होगा, कोल्ड बूटिंग क्या होगा, स्टार्ट में था कि रीस्टार्ट में था, ठीक। आइए जैसे मान लीजिए दिखाता हूँ आप लोगों को ताकि आप थोड़ा प्रैक्टिकल भी समझे, अपने फ़ोन में समझ सकते हैं हर एक चीज़ को। देखिए मेरी भांजी यार ना, आप जानते ही हैं, मेरी भतीजी है ना। देखिए चलिए, तो हाँ सर देखिए मैंने पावर बटन दबाया, देखिए यहाँ ऑप्शन आ रहा है रीस्टार्ट का, क्योंकि मेरा सिस्टम चालू था। आपने मेरी भतीजी का फोटो देखा, ये बटन देखा, अर्थात मेरे फ़ोन में करंट सप्लाई पहले से होता है, मेरे फ़ोन में करंट सप्लाई रहता है, मेरा फ़ोन गर्म हो जाता है ना। हाँ सर, फ़ोन चलते रहता है तो गर्म हो जाता है, इसलिए मैं उसको रैम के लोड को कम करने के लिए यहाँ से मैं रीस्टार्ट बटन दबाऊँगा, ठीक। चलिए तो दबाते हैं, मान लीजिए देखिए रीस्टार्ट दबाएँ, चलिए दबाते हैं। और उससे पहले चलिए दबाते हैं, देखेंगे सर आप पहले से आपका फ़ोन चल रहा था, सब रीस्टार्ट बटन दबा रहे हैं ताकि आपके फ़ोन में रैम रिफ्रेश हो सके, तो रिफ्रेश दबा दिया मैं रीस्टार्ट बटन, ठीक। देखिए उसमें जितने एप्लीकेशन खुले हुए थे मेरे, आप देखेंगे मेरे में गैलरी खुला हुआ था मेरे फ़ोन में, और देखिएगा अब जब खुलेगा तो गैलरी जो है वो रैम से हट जाए रहेगा। देखिए फिर चालू हो गया, मेरे को फिर से इस बार पावर बटन दबाना भी नहीं पड़ता। पूछता है कि किस बटन दबाने के बाद आपको फिर से मोबाइल को ऑन करने के लिए पावर बटन नहीं दबाना पड़ता है, तो है आपका रीस्टार्ट की बटन। इसलिए मेरी उंगली नहीं थी इस तरफ, रीस्टार्ट बटन तरफ। हाँ सर, ये रैम को पूरा रिफ्रेश कर रहा है, जितना रैम में लोड था सबको क्लीन कर देगा, रैम इसके बाद हल्का महसूस करेगा तो रैम के लोड को कम करता है, रैम को रिफ्रेश करता है। देखिए आ गया, ठीक, पिन डल गया भैया अपना। देखिए लोड हो रहा है, अब फिर से आपका लोड हो रहा है इंटरफेस, क्लियर हो गया। देखिए अब मैं दिखाता हूँ आप लोगों को, यहाँ पे आपको गैलरी था, खत्म हो गया, गैलरी नहीं है। ऐसा आपको स्लाइड का दिखा था, यहाँ देखिए ऐसे वो स्लाइड था, तो यहाँ पे गैलरी का इमेज तब नहीं है। हाँ सर, मतलब रैम से सारे एप्लीकेशन हट गए। देखिए बैकग्राउंड में अब एक भी एप्लीकेशन नहीं है, बैकग्राउंड है, नो रिसेंट ऐप्स लिखा ना। हाँ सर, तो रिस्टार्ट हो गया, ठीक, क्योंकि पहले सिस्टम मेरा चल रहा था इसलिए वार्म बूटिंग हो गया रिस्टार्ट मतलब, और जो बच गया पहली बार स्टार्ट करना मैंने कोल्ड बूट। तो चलिए अब आप लोगों को कोल्ड बूट और वार्म बूट में कभी कोई दिक्कत नहीं रहेगा और डाउट नहीं रहेगा, कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो चुका है। हमेशा बटन दबाने से पहले क्या स्थिति है वो देखना है।
सर मैं आज उठा हूँ, पहली बार बटन दबा रहा हूँ, मेरा कंप्यूटर ठंडा है, तो पहली बार बटन दबाया, मैंने स्टार्ट किया तो कंप्यूटर ठंडा है, मतलब वो कोल्ड बूट हो जाएगा। और दूसरी बार जब मैं सिस्टम चल रहा है, उसमें करंट सप्लाई है, मेरा सिस्टम गर्म हो गया है तो भी हैंग करता है, बहुत सारा एप्लीकेशन खुलेगा तो भी हैंग करता है, अर्थात सर बहुत सारा एप्लीकेशन खुलता है तभी सिस्टम मेरा गर्म हो जाता है और हैंग करने लगता है, अर्थात फिर मैं रिस्टार्ट बटन दबाता हूँ, इसलिए रिस्टार्ट में आपका वार्म बूट हो जाएगा, क्योंकि रिस्टार्ट के समय पहले से करंट सप्लाई हो रहा है। तो बटन दबाने से जस्ट पहले की स्थिति देखनी है बस, तो आपके सिस्टम कंप्यूटर की। हो गया? हाँ चलिए। तो धन्यवाद दानिश डंसेना जी, यहाँ बच्चों को वही उसी बहाने सही ज्ञान मिल गया, नहीं तो क्या होता है वही पढ़ के चल जाते, वही एग्जाम में क्वेश्चन आता, गलती हो जाता। तो बस आप निश्चिंत रहिए, मैं अपनी हर गलती सुधारता हूँ अगर मुझे पता चल जाती है गलती हुई है तो, क्योंकि मैं हर बार वीडियो बनाने के बाद खुद से बैठ के पूरी वीडियो को मैं चेक करता हूँ, पढ़ता हूँ। ठीक है, बाकी भाई इंसान है, गलती तो हो जाती है, उसके लिए आप क्षमा करेंगे अपने गुरु को, क्योंकि आप लोगों का दिल बड़ा है, आप लोग क्षमा कर सकते हैं मुझे। चलिए आइए, ये पढ़ लिए थे हम लास्ट क्लास में। हम लोग सर कैरेक्टर दो इंटरफेस हम पढ़े थे सर, हमारे इंटरफेस पढ़े थे सर, इंटरफेस पढ़े थे ना दोस्तों? हाँ सर, जिसमें बताया इंटरफेस दो तरीके का है सर, कैरेक्टर यूजर इंटरफेस या कमांड यूजर इंटरफेस, दूसरा आपका सर ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ये दोनों आपको अच्छे से पढ़ाया भी था, दोनों आपको अच्छे से समझाया भी था। इसी क्रम में आगे बढ़ने के बाद अभी इंटरफेस समझ गया कि सर यहाँ कोई भी एक्शन करने के लिए इंटरफेस क्या होता है आपको मैं सब पढ़ा चुका हूँ। ठीक, तो इसमें कोई एक्शन करने के लिए मुझे कमांड डालना पड़ेगा, कैरेक्टर डालना पड़ेगा, जबकि ग्राफिकल यूजर इंटरफेस वर्तमान समय में यूज होता है जैसे कैसे सर, अब आइकन बना हुआ है, टच करेंगे खुल जाएगा। मतलब एमएस वर्ड का एप्लीकेशन खुलना है तो पहले मैं कमांड डालता था कीबोर्ड से, प्लीज ओपन द, अब समझाने के लिए प्लीज ओपन द एमएस वर्ड, तब जाके मेरा एमएस वर्ड खुलता था। अब क्या है, एमएस वर्ड के सिंबल को मैं टच किया और एमएस वर्ड खुल गया। तो ये ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है, जो आइकन को देखते हैं आप, चिन्ह देखते हैं, सिंबल देखते हैं, उसको टच किए वो ओपन हो गया, वो आपका है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। और जब आप कैरेक्टर डाल रहे हैं, कमांड डाल रहे हैं उसको ओपन करने के लिए या उसमें कोई एक्शन परफॉर्म करने के लिए, वो है आपका कैरेक्टर यूजर इंटरफेस। तो पहले आपका इसमें काम होता था, जिसका एग्जांपल है आपका एमएस डॉस, माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक, हाँ तो कुल लगे ऑपरेटिंग सिस्टम का हिस्सा है ना। हाँ तो हम ऑपरेटिंग सिस्टम को ही पढ़ रहे थे, उसके अलग अलग कैटेगरी को हम पढ़ रहे थे कि कितने हिस्से में बटा होता है ऑपरेटिंग सिस्टम आपका। तो जो एक इंटरफेस के आधार पर इस कैटेगरी में बट रहता है। वर्तमान में ग्राफिकल यूजर इंटरफेस में आप देखते हैं अपना जो वर्तमान जितना भी है, विंडोज 8, विंडोज 9, विंडोज 10 आपके फोन में लेंगे तो एंड्रॉयड ले लीजिए, ये ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है। ठीक, हाँ सर, मोबाइल वो एप्पल में लेंगे तो iOS हो जाएगा, आईफोन ऑपरेटिंग सिस्टम। हाँ सर, फोन में और देखेंगे तो सर विंडोज जितना भी एडवांस है आपके 7, 8, 10। हाँ सर, तो सब इसके एग्जांपल हैं। हाँ सर, ये आप जानते ही हैं बहुत अच्छे से। चलिए भैया विंडो में आते हैं सर। विंडो क्या होता है और एक्टिव विंडो क्या होता है ये बताऊँ मैं आपको। ये मान लीजिए कोई मॉनिटर है, तो मॉनिटर में सर बहुत सारे ऐसे आइकन बने हुए हैं, बहुत सारे ऐसे आइकन बने हुए हैं। मान लीजिए इसमें से ये मैंने खोला एमएस वर्ड मैंने, तो सारे आपके विंडो है, अलग अलग विंडो, अलग अलग खिड़की है। ठीक है, अब मैंने एमएस विंडो वाला खिड़की खोल दिया तो बाहर की पूरी हवा आएगी ना। हाँ सर, तो बाहर की पूरी हवा कहाँ से एक्टिव हो रही है, कहाँ से संचालित हो रही है, कहाँ से एक्टिवेट हो रही है सर? एमएस वर्ड से। अर्थात करंट टाइम में आप अपने सिस्टम में जिस सॉफ्टवेयर को खोले रहते हैं, जिस मैंने एमएस वर्ड खोला और मैं लेटर लिख रहा हूँ मैं टू द प्रिंसिपल, है ना। हाँ सर, तो करंट टाइम में जिस विंडो पे मैं काम कर रहा हूं वो आपका होता है एक्टिव विंडो। ठीक, हाँ सर, समझ गए। एक्टिव विंडो पूछेगा तो जिस विंडो में आप काम, जैसे एमएस वर्ड जिस एप्लीकेशन में आप जिस समय काम कर रहे हैं उस समय आपके स्क्रीन में जो इंटरफेस दिख रहा है सामने, वही आपका है एक्टिव विंडो। ठीक, हाँ सर, चलिए हो गया। इसी में हम आगे बढ़ते हैं आपका, और ये पढ़ाने समझाने के बाद आपको बढ़ा दिया था, अब इसी में लिखिए। तो इसमें कुछ एग्जांपल आप लोगों के लिए रख दूं मैं, ताकि आप लोगों को भाई क्लियर रहे। हालांकि बहुत बार बता चुका हूं मैं, और क्वेश्चन पूछ सकता है, पूछेगा इसी में से आपसे। बताइए मोबाइल के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम को बताइए इनमें से कौन सा है, और सर आपका इसी में पूछेगा।
कि आपका कंप्यूटर या पीसी के लिए, पीसी का फुल मतलब पर्सनल कंप्यूटर, हाँ सर, इसके लिए कौन कौन सा आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है? तो देखिए मोबाइल में सर हम देखते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम एंड्रॉयड, हाँ सर। सर ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम एक सिस्टम सॉफ्टवेयर का उदाहरण है, मगर सर अपने आप में ये मैनेजर होता है, आपको पहले से पता है हमारे बच्चों को, ठीक है सर। एंड्रॉयड, विंडो, मोबाइल में आता है ना सब, हाँ सर, नोकिया का विंडो मोबाइल, एंड्रॉयड मोबाइल आप चला रहे हैं, आईओएस, एप्पल वालों का आईओएस, आईफोन ऑपरेटिंग सिस्टम, ब्लैकबेरी आता था पहले, ब्लैकबेरी जो फ़ोन आता था उसका अपना खुद का ब्लैकबेरी ऑपरेटिंग सिस्टम था, ठीक, हाँ सर। सैम्बियन अब यूज़ नहीं करते होंगे, मगर सैम्बियन भी लिख लेंगे क्योंकि इससे क्वेश्चन बनता है, और यहीं से यही चीज़ छूटे नहीं करके मैं आपको पूरा लिस्ट लिखाता हूँ, इतना तो आपको पता था। और सैम्बियन देता तो अब सैम्बियन पक्का कंप्यूटर के साथ मार के था कि सैम्बियन आपका कंप्यूटर का ऑपरेटिंग सिस्टम है करके, है ना। फिर सिम देता आपको वेब ओएस, तो इसको जनरली मोबाइल पूछता है। और इसमें एक और है आपका तीजान, ठीक, हाँ सर। जबकि आपका इधर कंप्यूटर में लिख लीजिए सर, कंप्यूटर में आपके जितने भी विंडोज़ के जो भी हैं, विंडोज़ के जितने सब आपके कंप्यूटर के एग्जांपल हैं, जैसे विंडोज़ एक्सपी हो गया, विंडोज़ आपका 10 हो गया एडवांस वाला सबसे, है ना। फिर इसमें आपका मैकेंटोस, इसको अभी भले मार लेते मोबाइल का कि मैकेंटोस पक्का मोबाइल का लग रहा है, तो मैकेंटोस आपका पर्सनल कंप्यूटर का है करके, ठीक। या मैकेंटोस को ही आपका मैकॉस करके पूछता है, ठीक, हाँ सर। फिर आपको होगा लाइनक्स, फिर आपको होगा यूनिक्स। सर कोई इसमें लाइनक्स आपको ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर है। जैसे यूनिक्स आपका मल्टीटास्किंग, मल्टी यूजर के रूप में एग्जाम में पूछता है, कौन सा ऐसे आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है जो मल्टी यूजर है, तो यूनिक्स हम लेते हैं एग्जाम्पल वहाँ पे, तो ऐसे और एग्जाम्पल है एक्सेट्रा करके, ठीक। चलिए तो हम आगे आपको सब कैटेगरी पढ़ाएंगे, तो उसके लिए आप निश्चिंत रहिए। चलिए भैया, तो अब कुल मिला के आप क्या समझ, कुल मिला के हमको सर अब थोड़ा ऑपरेटिंग सिस्टम का अलग अलग कैटेगरी जानना है, ऑपरेटिंग सिस्टम को समझना है, ऑपरेटिंग सिस्टम को जानना है। तो चलिए उसी क्रम में आगे बढ़ते हैं, और आइए आप सबके लिए हम लिखाते हैं कि सर व्हाट इज ऑपरेटिंग सिस्टम। लिखिए सर, अभी तक तो आप सिर्फ ये क्या होता है तो पूरा प्रोसेस समझ गए थे, है ना। हाँ सर, चलिए भैया, ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर, तो ऑपरेटिंग सिस्टम जिसको आप जिस रूप में देखते हैं OS के रूप में देखते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम के रूप में, हाँ सर। चलिए तो इसमें आप लोगों को एक बार देख लो, आप लोगों को थोड़ा क्लियर दिख रहा है कि नहीं? क्लियर है, कोई दिक्कत की बात नहीं। ठीक, तो ये तो आपको मैं अब परिभाषा लिखने वाली बात है, परिभाषा लिखिए। परिभाषा में बताएं सर ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, तो देखिए मैं बताता हूँ सर। ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर एक ऐसा प्रोग्राम है, एक ऐसा सॉफ्टवेयर है। सर इट इज एन प्रोग्राम एंड सॉफ्टवेयर, ये एक प्रोग्राम है या सॉफ्टवेयर है। सॉफ्टवेयर को मैं SW लिखता हूँ, पता है ये सॉफ्टवेयर है, हाँ सर। ये सब प्रोग्राम है या सब सॉफ्टवेयर है, सर प्रोग्राम है। इसमें प्रोग्राम से क्वेश्चन बनता है सर, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन इज नोन एज प्रोग्राम। सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन का समूह जो है, ठीक, वो आपका प्रोग्राम कहलाता है। और सेट ऑफ प्रोग्राम इज नोन एज सॉफ्टवेयर, अर्थात इंस्ट्रक्शन से आपके मिल करके प्रोग्राम बनता है, प्रोग्राम से मिलकर आपका सॉफ्टवेयर बनता है। और सॉफ्टवेयर में आपके सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन करके अगर प्रोग्राम नहीं दिया है तो आप सॉफ्टवेयर भी आंसर लेंगे, ठीक, हाँ सर। तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर भी, तो ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर, हाँ सर, ये प्रोग्राम है, ये प्रोग्रामों का समूह है, ये आपका सॉफ्टवेयर है, हाँ सर। ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो आपका बूट होने के बाद मेन मेमोरी में आकर के अपलोड होता है। और तो जब मेन मेमोरी में आकर अपलोड होता है बूट होने के बाद, अब बूट जानते हैं इससे पहले, इसलिए हम सब क्रमबद्ध तरीके से पढ़ाए होंगे, हाँ सर। बूट होने के बाद जब आपका ऑपरेटिंग सिस्टम मेन मेमोरी में आकर के अपलोड होता है या लोड होता है, अपलोड से ज़्यादा लोड से वर्ड सही है, तो मेन मेमोरी में आके लोड होता है,
उसके बाद वो क्या करता है कि जितना भी आपका, देखिए जैसे मैंने फ़ोन को ऑन किया, देखिए बताइए, आपको समझा देता हूँ, परिभाषा लिखना नहीं पड़ेगा, आपके सामने ही चलिए दिखाता हूँ आपको, ताकि फिर आप कभी लाइफ में कोई दिक्कत डाउट रहे मत, है ना। देखिए भैया मेरा फ़ोन था, हाँ सर, अब मैंने, मेरे फ़ोन है, ठीक, मैंने मेरे फ़ोन को ऑफ़ कर दिया, ठीक, चलिए मैं ऑफ़ करता हूँ, आपको दिखा रहा हूँ। ये मैंने कर दिया ऑफ, ठीक हो गया भैया, ऑफ हो रहा है, बंद हो जाने दीजिए, बंद हो गया मेरा फ़ोन। हाँ, अब क्या, मैं जैसे इसमें टच कर रहा था तो इसमें ऑफ छो तो ऑफ हो गया। अब क्या इसमें मैं कोई भी हार्डवेयर वाला काम कर रहा हूँ, उसको छू पा रहा हूँ ना सर? जिसको आप छू पाते हो हार्डवेयर है, जिसको छू नहीं सकते हो वो सॉफ्टवेयर है। तो क्या मैं इसको छू पा रहा हूँ तो कुछ इसमें एक्शन हो रहा है? नहीं सर। अर्थात इसका हार्डवेयर इंटरफेस, देखिए इसका बटन, ये दबाया मैंने, बटन काम किया नहीं सर, ये दबाया मैंने साउंड बटन नहीं, ये दबाया साउंड बटन नहीं, ये दबाया मैंने गूगल बटन नहीं सर, कोई इसका बटन काम नहीं कर रहा है, अर्थात इसका हार्डवेयर काम नहीं कर रहा है। अर्थात इसका हार्डवेयर में दबाता है यहाँ से, तो सर हार्डवेयर दबाता तो उसके हिसाब से सॉफ्टवेयर चलता था। अर्थात हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच संबंध स्थापित करने का काम ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर करता है। अब आइए ऑन करते हैं, हम देखेंगे, चलिए ठीक। ये मैंने इसको कोल्ड बूट कर दिया। याद रखेंगे अगर आपका फ़ोन या कंप्यूटर चल रहा है, ये क्वेश्चन भी घुमा पूछता है, और वो उसको आपने पूरा शट डाउन कर दिया, बंद कर दिया, और शट डाउन और बंद करने के बाद अगर उसका पुनः चालू करते हैं, उसी तुरंत बाद ही पुनः चालू करते हैं, शट डाउन करने के बाद आपने रीस्टार्ट बटन नहीं दबाया, अपना शट डाउन बटन दबाया और पुनः स्टार्ट करते हैं, तो कौन सा बूटिंग होगा? तो याद रखेंगे, अगर आप शट डाउन कर दिए, मैंने पूरा पावर कट कर दिए हैं आप, तो फिर अब जीरो पावर से स्टार्ट कर रहे हैं, मतलब कहने का मतलब उसमें करंट सप्लाई जीरो था, फिर आप उसमें करंट सप्लाई चालू किए हैं फिर से, तब वो इसका मतलब है कि फिर से आप कोल्ड बूट ही कर रहे हैं। अर्थात आप किस कंप्यूटर को 10 बार पूरा बंद करते हैं, 10 बार पूरा चालू करते हैं, तो हर बार वो कोल्ड बूट ही होगा। जब तक आप रिस्टार्ट बटन यूज़ नहीं करेंगे तब तक आपका वो वार्म बूट नहीं कहलाएगा। अब देखिए ऐसा था, हाँ देखिए अब बटन दबाया मैंने, हाँ ये आ गया, हाँ सर आ गया ना, देखिए अब ये स्टार्ट हो गया, अब इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम लोड हो गया रैम में इसके, हाँ सर रैम में हो गया सर। अब देखिए मैंने इसमें टच किया यहाँ पे मेरे फिंगरप्रिंट को, हाँ सर देखिए पासवर्ड डालने बोल रहा है, तो मेरे मैं टच कर रहा हूँ हार्डवेयर को और उसको सॉफ्टवेयर काम कर रहे हैं, चलो पासवर्ड डालो करके, चलिए मैं इसमें पासवर्ड डालता हूँ अपना, ठीक है सर। अब देखिए मैंने पासवर्ड डाला, मेरा सिस्टम चल गया, तो अर्थात अब आपको समझना पड़ेगा नहीं, रटना पड़ेगा ही नहीं। हाँ सर अब रटना नहीं पड़, देखिए अब आप जो टच कर रहे हैं, कॉलिंग टच किए तो कॉलिंग खुल गया, है ना, जो आप टच कर रहे हैं हार्डवेयर आप टच कर रहे हैं, उसको सॉफ्टवेयर वाला काम हो जा रहा है ना। कॉन्टैक्ट आपने मैसेज टच किया सर, मैसेज वाला एप्लीकेशन खुल गया, इंटरनेट ऑन हो रहा है, देखिए इंटरनेट भी धीरे धीरे ऑन हो रहा है, सब चीज़ जितने उसके एक्शन है सॉफ्टवेयर वाला हार्डवेयर वाला सब काम को कर, देखो मैंने बटन दबाया वो उस होम में चल गया, ये बटन दबाया बता रहे पीछे इतना काम है, तो हाँ सर अब हार्डवेयर टच कर रहे हैं आप और सॉफ्टवेयर उसके पीछे रन हो रहा है, हाँ सर देखिए ठीक। देखिए मैंने कैमरा ऑन किया, कैमरा रन होने लग गया, हाँ सर ठीक, देखिए भैया क्लियर हो गया। चलिए तो आप क्या समझ गए सर? ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर कुछ और नहीं, एक प्रोग्रामों का समूह है, एक प्रोग्रामों का समूह है या सॉफ्टवेयर का समूह है, प्रोग्रामों का समूह है या सॉफ्टवेयर है, और उसका मेन काम क्या है? देखिए समझ के चलेंगे ना दोस्तों, कभी रटना नहीं पड़ेगा, और मैं नहीं चाहता मेरे बच्चों को रटना पड़े हर बार। तो ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर एक प्रोग्राम है, प्रोग्रामों का समूह है, आपका सॉफ्टवेयर है, जो आपका बूट होने के बाद, अब इसी में ये आपका ये प्रोग्राम आपका बूट होने के बाद रोम से, रीड ऑनली मेमोरी से, रीड ऑनली मेमोरी क्यों? क्योंकि आप ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर में कोई चीज़ बदल नहीं सकते, बदलाव नहीं कर सकते, केवल रीड कर सकते हैं, रीड कर सकते हैं, राइट नहीं कर सकते, और जब तक आप राइट नहीं करेंगे तब तक उसमें एडिट नहीं कर पाएंगे, बदल नहीं पाएंगे। अर्थात ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर में हम कुछ भी बदलाव या छेड़छाड़ नहीं कर सकते। हाँ सर, तो इसलिए उसको रोम में रखा जाता है, हाँ सर, ताकि हम सिर्फ केवल रीड ऑनली मेमोरी, जब भी आप ऑन करें हर बार वो रीड बस वो हो, रीड हो मतलब वो बस वही प्रोग्राम जो आप कंपनी डाल के दिया है वही सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिक रन हो जाए, रीड हो जाए, इसलिए उसको रखते हैं रोम में। और बूट होने के बाद वो चला जाता है आपके
बूट हो जाएगा यहाँ पे, मान लीजिए वहां से बूट हटा देता हूँ। तो रोम से आपका ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर बूट होने के बाद चल जाएगा आपके रैम में। तो रोम और रैम का काम समझ में आया? हाँ सर। रोम से तो आपको याद रहेगा कि डला कहाँ रहता है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर परमानेंटली डले रहता है आपके रीड ऑनली मेमोरी में। सर क्यों याद रहेगा? क्योंकि सर ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर में बताइए आप कोई बदलाव कर सकते हैं? नहीं सर। जब बदलाव नहीं करेंगे मतलब केवल रीड कर सकते हैं। जैसे एक पुस्तक बनी हुई है उसको आप केवल रीड कर पाते हैं ना, पुस्तक में आप कुछ लिख पाते हैं क्या? कुछ नया उस लाइनों को मिटा करके, या उस आपके लिखने से कुछ नया हो जाएगा क्या? नहीं सर। तो अर्थात जब तक आप राइट नहीं करेंगे, आप लोग नया करेंगे उसमें राइट करना पड़ा ना। हाँ सर। और सिर्फ आप पढ़ के किसी पुस्तक को नया कर सकते हैं क्या? नहीं सर। मेरे को पुस्तक अपग्रेड भी करना होता है, मार्केट से पुस्तक लाता हूँ, उसको अपग्रेड भी करता हूँ, तो मैं लिखता हूँ उसमें कि हाँ ये डाटा पुराना है, उसको काट करके नया डाटा लिखता हूँ, उसमें नया चीज चिपकाता हूँ। हाँ सर। जब तक मैं राइट नहीं कर रहा हूँ, लिख नहीं रहा हूँ अपनी उस पुस्तक में, तब तक मेरा पुस्तक अपग्रेड नहीं हुआ, नया नहीं हुआ, है ना? हाँ सर। एडिट नहीं हुआ। मगर मैं किसी पुस्तक को सिर्फ पढ़ूंगा 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 तो क्या वो नया हो जाएगा? नहीं होगा सर। अर्थात बस वैसे ही जब तक आप केवल रीड ऑनली मेमोरी कर रहे हैं, केवल रीड कर रहे हैं, रीड कर रहे हैं, रीड कर रहे हैं, तो पुराना ही रहेगा, पुराना जो डाल के रखा है कंपनी वही रहेगा, तो वही ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर रहेगा। और ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर में कोई छेड़छाड़ या बदलाव नहीं कर सकते आप, नहीं करने चाहिए, इसीलिए उसको रोम में डाल दिया जाता है कंपनी द्वारा। हाँ सर। जब आप बूट करते हैं तो रोम से आपका ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर, रोम से आपका ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर बूट होकर के रैम में आ जाता है। और उसके बाद आपको क्या कर रहा है, जब जैसे ही रैम में आता है उसके बाद ही आप आने के बाद ही आप हार्डवेयर को टच कर रहे हैं। हार्डवेयर को टच किया, जैसे मैं टच किया है भाई एप्लीकेशन खुल गया सर, टच किया तो सर मेरा कैमरा खुल गया। तो हम मैं टच कर रहा हूँ, हार्डवेयर है, मेरी स्क्रीन है वो हार्डवेयर है, और टच कर तो मेरा एप्लीकेशन खुल रहा है, वो सॉफ्टवेयर है। अर्थात रैम में जब आपका ऑपरेटिंग सिस्टम आ गया तब आपके हार्डवेयर को आपने टच किया और आपका सॉफ्टवेयर काम करने लगा। अर्थात ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर बूटअप होने के बाद उसका मेन काम क्या है? हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच संबंध स्थापित करना। क्या आपको याद रखना पड़ेगा? नहीं सर। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच संबंध स्थापित करना, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर को मैनेज करना। और मैनेज कौन करता है सर? मैनेज करता है किसी भी काम को मैनेजर। इसलिए आपको ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर कंप्यूटर सिस्टम का मैनेजर है। ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर मैनेजर है क्योंकि वो मैनेज करता है हार्डवेयर सॉफ्टवेयर के बीच के संबंध को। ठीक? हाँ सर। तो बोले ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर दोस्त आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर है। क्यों? क्योंकि सिस्टम में डला हुआ है, कंप्यूटर सिस्टम में डला हुआ है, इसलिए सिस्टम सॉफ्टवेयर का हिस्सा है। जितने भी सॉफ्टवेयर हैं सब आपके सिस्टम सॉफ्टवेयर के हिस्से हैं, क्योंकि किसी न किसी सिस्टम में ही डलेंगे। हाँ सर। तो ये भूल जाइए, सिस्टम सॉफ्टवेयर के हिस्से सारे सॉफ्टवेयर हैं, तो याद ही नहीं रखना है। आते ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, तो आपको बताया था ऑपरेटिंग सिस्टम सर हार्डवेयर सर सॉफ्टवेयर। देखिए मैंने हार्डवेयर को टच किया था ना, ये कैमरा टच किया तो कैमरा का सॉफ्टवेयर खुल गया, है ना? हाँ दोस्तों। मैंने टच किया अपने कॉल को तो कॉल का मेरा कॉल लॉक खुल गया, तो मैं टच कर रहा हूँ हार्डवेयर, खुल रहा है सॉफ्टवेयर। तो कौन बता रहा है उस सॉफ्टवेयर को कि मालिक चाहते हैं कि भाई कैमरा खुल जा सिम सिम, तो वो चाहता है, वो जो बताता है मेरे टच करने के बाद उस सॉफ्टवेयर को बताता है चल चल मालिक बुला रहे हैं तो चल रैम में खुल। तो जो काम कर रहे सॉफ्टवेयर को पकड़ पकड़ के लेके आ रहे हैं आपके स्पेस से, है ना, हार्ड डिस्क से ले लेकर के आ रहे हैं जो पकड़ पकड़ के चला। तो देखिए आपका ये बता दूं सर, ये क्या ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करेगा? हार्डवेयर आपने टच किया, सॉफ्टवेयर कहाँ रहते हैं सर? सॉफ्टवेयर आपके मान लीजिए हार्ड डिस्क में डले हुए हैं, तो हार्ड डिस्क में आपके सारे सॉफ्टवेयर भरे हुए हैं, ABCD जितने सॉफ्टवेयर हैं, EFGH सारे सॉफ्टवेयर। अब मैंने C फॉर कैमरा ऑन किया था तो यहाँ आएगा सॉफ्टवेयर आएगा, कौन? आपका ऑपरेटिंग सिस्टम आएगा, इस C वाले को पकड़ेगा, पकड़ के ले जा करके मेरे इंटरफेस में खोल देगा। आपको पीछे पढ़ा चुका हूँ इसलिए नहीं बता रहा हूँ। हाँ सर, मगर आप समझ गए यार सर, सॉफ्टवेयर हार्ड डिस्क में है, वहां से इसको पकड़ करके लेके आता है ऑपरेटिंग सिस्टम, और मेरे हार्डवेयर जो मैं टच किया हूँ उसके आधार मैंने टच किया यहाँ पर कैमरा, मैंने टच किया कैमरा, तो टच के बाद हार्डवेयर जो टच किया कैमरा उसको क्या सॉफ्टवेयर को खोल करके ला के रख दिया इंटरफेस में। लो कैमरा सर, मालिक आपने बोला था खुल जा सिम सिम कैमरा, मैंने खोल के रख दिया। तो अर्थात यही मेरे मोबाइल का जीन है, यही मेरे कंप्यूटर सिस्टम का जीन है, यही मेरा ऑर्डर फॉलो करने वाला मेरा मैनेजर है, यही मेरा एम्प्लॉय है। अर्थात कंप्यूटर सिस्टम का बताइए ऑपरेटिंग सिस्टम अब नहीं रहेगा तो अब बूट होगा क्या? नहीं सर ऑपरेटिंग सिस्टम अगर नहीं है तो बूट ही नहीं होगा, और बूट नहीं होगा तो क्या आपका ऑपरेटिंग सिस्टम चालू होगा? नहीं। जैसे ये देखिए मैंने पावर बटन दबाया, मेरा ऑपरेटिंग सिस्टम मान लीजिए बूट नहीं होता तो क्या मेरा फोन चालू होता? नहीं होता ही नहीं। और ऑपरेटिंग सिस्टम है और कंप्यूटर ही बूट नहीं ले रहा है
तो भी चालू नहीं होगा मेरा फ़ोन। अर्थात पूरा फ़ोन या पूरा कंप्यूटर आप जो चला रहे हैं उसको रन करने के लिए, उसको चलाने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत जरूरी है। इसलिए इससे ऐसे गहराई से क्वेश्चन पूछता है कि बताइए किसी कंप्यूटर सिस्टम में ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है तो क्या उसमें आप किसी क्रिया को, किसी काम को अंजाम दे सकते हैं? तो नहीं, क्योंकि मैं जो टच करूंगा हार्डवेयर वो सॉफ्टवेयर खुलेगा ही नहीं, क्योंकि उसको समझाने वाला कि मालिक देखना चाहते हैं ये वाला सॉफ्टवेयर, वो ऑपरेटिंग सिस्टम है ही नहीं। बताइए कोई कंपनी बिना मैनेजर के चल सकती है क्या? नहीं। बस वैसी वाली बात है। समझ में आ गया बात? हाँ सर समझ में गए, हम लोग बात अच्छे समझ गए। अब इसमें कभी कोई दिक्कत डाउट नहीं होगा, परिभाषा भी समझ गए कि ऑपरेटिंग सिस्टम एक सॉफ्टवेयर है या प्रोग्रामों का समूह है जो आपके बूट होने के बाद रोम से रैम में अपलोड हो जाता है और उसके बाद वो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच संबंध स्थापित करता है या हार्डवेयर सॉफ्टवेयर को मैनेज करता है, इसलिए वो आपके कंप्यूटर सिस्टम का मैनेजर कहलाता है। चलिए, इसका तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ऑपरेटिंग सिस्टम समझने में कोई दिक्कत डाउट नहीं रहा होगा, है ना दोस्त। चलो, आपको चल गया कि सर ऑपरेटिंग सिस्टम कहाँ से आ रहा है? सर रोम से रैम में आ रहा है। और सर आपका सॉफ्टवेयर कहाँ से आ रहा है? सर सॉफ्टवेयर आपके हार्ड डिस्क से रैम में आ रहा है। सर आपके ऑपरेटिंग सिस्टम को रोम से रैम में लाते हैं बूट कहते हैं, और आपके हार्ड डिस्क से सॉफ्टवेयर को जो लेके आता है वो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम ही होता है। अर्थात ऑपरेटिंग सिस्टम जब आएगा तभी तो यहाँ से कुछ लाएगा, अर्थात बिना ऑपरेटिंग सिस्टम के आप अपने फ़ोन में, अपने कंप्यूटर में कोई काम कर ही नहीं पाएंगे, क्योंकि आपके ऑर्डर को फॉलो करने वाला आपका कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वही होता है। ठीक, तो हाँ सर, चलिए अब इससे कैसे घुमा क्वेश्चन पूछे आप लोग बना लेंगे। हाँ सर, चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। देखिए आपको किताबी ज्ञान बोल दे रहा हूँ मैं, वो भी लिख लीजिए। एक ऑपरेटिंग सिस्टम एक ऐसा प्रोग्राम है जिसे शुरू में बूट प्रोग्राम द्वारा कंप्यूटर में लोड किए जाने के बाद कंप्यूटर में अन्य सभी एप्लीकेशन प्रोग्राम्स को मैनेज करता है। यह यूजर और हार्डवेयर के बीच इंटरफेस का काम करता है। तो भाई मैं यूजर हूँ और ये इंटरफेस कंप्यूटर का जो मुझे दिख रहा है उसके बीच ये भी इंटरफेस का काम किया ना। हाँ सर, तो ये लिखेंगे यूजर और हार्डवेयर के बीच, मैं यूजर ये मेरा फोन हार्डवेयर, हम दोनों के बीच इंटरफेस प्रदान किया ना कि सर ये कैमरा का इंटरफेस आप टच कीजिए, कैमरा का सिंबल आप टच कीजिए, तो इंटरफेस कौन दिया? वो ऑपरेटिंग सिस्टम चालू करके दिखाया कि यहाँ पे कैमरा, यहाँ पे कॉलिंग है। हाँ सर, इसलिए इसको भी लिख लेंगे। जैसे आपका हार्डवेयर सॉफ्टवेयर के बीच संबंध स्थापित कौन करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम। हार्डवेयर सॉफ्टवेयर के बीच मैनेजर का काम कौन करता है या हार्डवेयर सॉफ्टवेयर को मैनेज करने का काम कौन करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम। वैसे ही आपके यूजर और हार्ड डिस्क के बीच, हार्डवेयर के बीच इन दोनों के बीच में इंटरफेस प्रदान कौन करता है? वो करता है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक, तो इससे घुमा क्वेश्चन कैसे पूछेगा कि यूजर और हार्डवेयर के बीच संबंध स्थापित कौन करता है? तो भी आपका आंसर हो जाएगा ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक, हाँ सर, यूजर और हार्डवेयर के बीच मैनेज करने, सब उसके एक्शन को मैनेज करने का काम कौन करता है? तो भी आपका आंसर हो जाएगा ऑपरेटिंग सिस्टम। तो इंटरफेस बोले, ऑपरेटिंग सिस्टम। इंटरफेस क्या है सर? सर जैसे ही आपको दिखाइए, दिखाता हूं मैं फिर से इंटरफेस दोस्तों। सर मेरा फोन ऐसा बंद था। हाँ सर, अच्छा धुंधला हो गया था क्या? चलो सॉरी दोस्तों, ये लिखा हूं मैं, देख लो उसको। प्रोग्राम सॉफ्टवेयर रोम से ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा, उसको बहुत बता दूंगा, बड़ी इधर देखिए। हाँ सर मेरा फोन ऐसा बंद है, मान लीजिए सब बंद है मेरा फोन। ठीक, जैसे मैंने टच किया बटन को, ये खुला, तो ये जो मेरे सामने एप्लीकेशन दिख रहे हैं ना, पूरी एप्लीकेशंस। हाँ सर जी, यहाँ देखिए आपका नीचे में ये कॉलिंग वाला एप्लीकेशन है, ये आपका मैसेज वाला है, ये आपका कॉन्टैक्ट वाला है, ये आपका कॉलिंग वाला है, जो स्क्रॉल कर रहा हूँ सेटिंग का ऑप्शन है। तो जो मेरे को दिख रहा है, जिसको देख करके कुछ टच कर पा रहा हूँ, ये दिखता ही नहीं तो मैं टच कहाँ से करता? हाँ सर मुझे दिख रहा है सेटिंग है, तो सेटिंग टच किया। हाँ सर, तो खुल गया ये। तो यही इंटरफेस जो मुझे दिख रहा है, जो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन हो रहा है, जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हो रहा है, वही आपका है सिस्टम सॉफ्टवेयर। ठीक, हाँ सर। चलो दोस्तों, थोड़ा धुंधला था उसके लिए सॉरी, फिर से बता दे रहा हूं मैं। आइए सर, प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर जो आपके रोम से ऑपरेटिंग सिस्टम में बूट होकर के आ जाते हैं, रोम से बूट होने के बाद ऑपरेटिंग सिस्टम रोम से रैम में आ जाता है, और रैम में आने के बाद आप टच करते हैं हार्डवेयर को। जैसे हालांकि समझा तो मैं दिया था, यहाँ लिखने से क्या जरूरत है, फिर भी समझा दे रहा हूँ। हार्डवेयर में आपके जैसे अपने हार्डवेयर टच किया, जैसे मैंने टच किया तो अपने फोन में कैमरा, तो मैंने टच किया, यूजर ने टच किया हार्डवेयर, कैमरा का सिंबल, वो तो यूजर को इंटरफेस दिया, यही सॉफ्टवेयर आपका यूजर को हार्डवेयर में जो इंटरफेस दिखा वो ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर दिया था ना।
हाँ सर, तो यूजर और हार्डवेयर के बीच इंटरफेस प्रदान करने का काम कौन करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम। इंटरफेस क्या है सर? जो हमको सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन हो रहा है, जो चिन्ह में सिंबल में हमको दिखते हैं सब, कि कैमरा का सिंबल टच की दो कैमरा खुलेगा, सेटिंग का बटन टच की दो सेटिंग खुलेगा, तो जो दिखता है वही इंटरफेस है। हाँ सर, तो किसी स्क्रीन में जो आपको सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन हो रहा है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हो रहा है, वही आपका इंटरफेस है। हाँ सर, तो वो इंटरफेस कौन प्रदान करता है आपको? हाँ सर, वो भी आपको ऑपरेटिंग सिस्टम ही प्रदान करता है। अर्थात यूजर और हार्डवेयर के बीच इंटरफेस प्रदान करने का काम किसका है? ऑपरेटिंग सिस्टम का। यूजर और हार्डवेयर के बीच संबंध स्थापित करने का काम किसका है सर? ऑपरेटिंग सिस्टम का। कैसे? यूजर ने जब टच किया हार्डवेयर में कैमरा बटन तो खोल करके दिया ना भाई मेरे को ऑपरेटिंग सिस्टम ही, इसलिए मेरे मेरे यूजर माने मेरे और हार्डवेयर के बीच संबंध स्थापित कौन किया? ऑपरेटिंग सिस्टम ही किया। और यूजर और हार्डवेयर के बीच जो मैं काम करना चाह रहा हूँ उसको मैनेज कौन कर रहा है? क्या मालिक चाहते हैं कैमरा खुल जाए, मालिक चाहते हैं कॉन्टैक्ट खुल जाए, वो मैनेज करने का काम करता है ऑपरेटिंग सिस्टम। हाँ सर, तो ऐसे कितना भी क्वेश्चन घुमा के पूछेगा आप याद रखेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम। वैसे ही हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच संबंध स्थापित करने का काम किसका है सर? आपके ऑपरेटिंग सिस्टम का। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच मैनेज करने का काम कौन है? हार्डवेयर सॉफ्टवेयर को मैनेज करने का काम किसका है? वो आपका है मैनेजर का। और मैनेज करने का काम मैनेजर का है। मैनेजर कौन करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर। हाँ सर, जैसे आपका ऑपरेटिंग सिस्टम डला होता है रोम में, वैसे आपके जितने सॉफ्टवेयर होते हैं, जो सॉफ्टवेयर होते हैं वो डले होते हैं हार्ड डिस्क में। हाँ सर, तो जैसे बूट होने के बाद ऑपरेटिंग सिस्टम रोम से रैम में आता है, वैसे आपका ऑपरेटिंग सिस्टम टच करने के बाद, मेरे एक्शन होने के बाद, मेरे कमांड डालने के बाद हार्ड डिस्क से सॉफ्टवेयर को पकड़ के रैम में लेकर के आते हैं। अर्थात सब एप्लीकेशन आपके रैम में ही खुलते हैं। ठीक, सब एप्लीकेशन ये सब सॉफ्टवेयर आपके रैम में ही खुलते हैं। ठीक है सर, क्लियर हो गया? ये पीछे पढ़ा चुका था, फिर भी हमको बता दिया मैं एक बार। क्लियर? चलिए, आप लोगों को क्लियर दिख रहा होगा या फोन में बताता हूँ फिर उस पर जाता हूँ तो थोड़ा उसका सेटिंग में गड़बड़ हो जाता है। बाकी चलिए, आपको समझा दिया मैं, रिवीजन कर दिया, तो दिक्कत की बात नहीं है। चलो भाई आगे बढ़ते हैं अब। आइए सर, बहुत अच्छे समझाए। इसे कैसे भी घुमा के क्वेश्चन पूछेगा तो आपसे सब क्वेश्चन बनेगा दोस्तों, है ना? ठीक, अर्थात पूरे आपके जो हमारे और हमारे फोन के बीच, हमारे कंप्यूटर के बीच जितना काम सब चीज कर रहा है ना, हर एक काम ऑपरेटिंग सिस्टम ही करता है। ठीक, चलिए आइए, लिखिए ऑपरेटिंग सिस्टम देख लिया। अब लिखेंगे सर टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग। चलिए, ऑपरेटिंग सिस्टम को हम पूरा पर्चा खोला अध्ययन करते हैं। इसके इन टाइप्स से क्वेश्चन पूछता है, टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। बस आपका भी सॉफ्टवेयर वाला पार्ट जो कि समझना, जो मेन समझाना होता है बच्चों को, क्योंकि बच्चे इसको देख नहीं सकते हैं ना, तो बच्चे इसको देख नहीं सकते, मगर उनके आसपास उपलब्ध है सब संसाधन, तो उनको दिखाने वाला कोई चाहिए। जैसे मैं आपको दिखा करता हूँ, अपने फोन में दिखा के करता हूँ, ताकि अब रियल टाइम समझ पाए उस चीज को। हाँ सर, तो वो दिखता नहीं है उसको, फिर भी मैं दिखा के कर रहा हूँ। मगर इसके बाद अब थोड़ा सा और पोर्शन बचा है आपका, उसके बाद अब उस हिस्से में चल जाएंगे कंप्यूटर के, जिसमें आपको हर चीज दिखने लगेगा, जैसे कि हार्डवेयर, जैसे कि इनपुट डिवाइस, जैसे कि आउटपुट डिवाइस, तो वो आपको बहुत आसानी से समझ में आएगा। तो आपको जितना समझने वाला कॉन्सेप्ट है दोस्त किसी कंप्यूटर के चैप्टर में, वो अभी तक चीज अब समझ चुके हैं। आपको उसके आगे थोड़े से और चैप्टर के बाद, ऑपरेटिंग सिस्टम के बाद ही अब जब चालू होगा आपका हार्डवेयर सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर इनपुट डिवाइस आउटपुट डिवाइस, वो तब चालू होगा मेमोरी ओमेरी, तो उसमें आपको लगभग अधिकांश चीजें समझ में आएंगी, क्योंकि आपको रियल लाइफ में दिखता है पूरे कुछ चीज़ें आपके सामने। ठीक, तो और इंतजार कीजिए कि हार्डवेयर का क्लास जब मैं इनपुट डिवाइस आउटपुट डिवाइस पढ़ाऊँ तब लोगों को बहुत ज़्यादा मजा आने वाला है हार्डवेयर में इनपुट आउटपुट डिवाइस पढ़ने के बाद। और मैंने क्वेश्चन पूछ के छोड़ा था, वो कुछ दिन आंसर नहीं दिया उसका, कि बताइए भाई कि आपके इनपुट डिवाइस कितने टाइप के होते हैं, है ना? वो सब चीज़ वाली बात है। हार्डवेयर डिवाइस कितने प्रकार के होते हैं, तो नहीं सब तो हमारे में इनपुट डिवाइस पढ़ते हैं। इनपुट डिवाइस केवल आपका ये कीबोर्ड इनपुट डिवाइस है, माउस इनपुट डिवाइस है, वैसे इतना ही पढ़ाते हैं, सिंबल दिखाते हैं, गिने वो क्वेश्चन कराते हैं। अब क्वेश्चन का जमाना चला गया दोस्त। अब अगर 4 क्वेश्चन आ रहा है, 3 क्वेश्चन ऐसा दे दिया तो एक क्वेश्चन उसमें ऐसा डाल देगा, चौथा क्वेश्चन कि बताइए आपका कौन सा प्रत्यक्ष इनपुट डिवाइस है, कौन सा अप्रत्यक्ष इनपुट डिवाइस है। अर्थात आपको याद होना चाहिए कि इनपुट डिवाइस में भी क्राइटेरिया होता है। ठीक, डायरेक्ट इनपुट डिवाइस, इनडायरेक्ट इनपुट डिवाइस, क्योंकि हमारे पुस्तक में भी नहीं दिया होता है और हमारे बच्चों को नहीं पता होता है, और पुस्तक में दिया भी है तब भी बच्चों को समझ में नहीं आता क्यों ऐसा है करके।
ठीक। तो ये सब चीज़ आपको बहुत कुछ सीखने मिलेगा। मतलब आप लोगों को ज़्यादा समझने वाला जो समझाना था मुझे, तो मेरे लिए अब आसान हो गया कि अब मेरा समझाने वाला हिस्सा जिसके मेरी मेन परीक्षा थी कि मैं बच्चों को समझा पाता हूँ कि नहीं, उसमें मैं सफल हो गया हूँ। आप लोगों को प्यार से जैसा जिस पॉइंट आप देते हैं उससे समझ में आता है उसके हिसाब से। हाँ सर। तो अब आप लोगों को आगे जा करके अब समझने वाला टेंशन नहीं है, सब चीज़ दिखेगा एकदम आँख के सामने, कोई दिक्कत नहीं है। कुछ कुछ हिस्सा आएगा जैसे मेमोरी के अंदर कैसे काम होता है वो तो आपको अभी इधर समझा ही दिया हूँ, तो उसमें भी आपको टेंशन नहीं है। आपका समझने वाला काम पूरा समझिए खत्म हो गया। अब सिर्फ और सिर्फ आपको एक चीज़ प्रैक्टिकली दिखेगा आँख के सामने। ठीक, चलिए आइए। हाँ, आप सबसे एक ये निवेदन नहीं है, ये ऑर्डर है, आदेश है। अपने गुरु का समझिए, अपने भाई का समझिए, बड़ा हो तो बड़े भाई का, छोटा हो तो छोटे भाई का, या गुरु का समझिए। तो गुरु बड़ा हो छोटा उसको तो उम्र या कद से नहीं देखा जाता है, गुरु गुरु होता है। तो गुरु का आपके आदेश है आप सबके प्रति, ऑर्डर है आप सबके प्रति, या निवेदन ही कर देता हूँ गुरु करके कि भाई गुरु को निवेदन नहीं करना चाहिए, इसलिए गुरु की गरिमा को मैं क्षमा चाहता हूँ। बाकी आप लोगों के लिए आप लोगों से निवेदन कर रहा हूँ, भाई आपसे निवेदन है कि आप लोग अगर कंप्यूटर में सफलता हासिल करना चाहते हैं तो आप में से जिनके भी पास कंप्यूटर है, लैपटॉप है, नहीं तो अपने दोस्त के पास मांग करके आप MS ऑफिस जो है सर, MS ऑफिस, उसमें सबको नहीं दोस्त, उसमें केवल MS वर्ड को, MS पावर पॉइंट को, MS एक्सेल को ओपन कीजिए। और ओपन करने के बाद उसमें जो मेन्यू होता है सर, फाइल मेन्यू है ना, बस फाइल मेन्यू आपका, और जो मेन्यू रखे हैं जैसे एडिट मेन्यू, जो मेन्यू है उन मेन्यू खोल के उसके अंदर क्या क्या लिस्ट रहता है इस फाइल में, क्या है सेव करने का, फाइल को सेव करने का, फाइल को ओपन करने का, फाइल को क्लोज करने का बटन होता है। बस ये लिस्ट आप देखते चलिए अपनी आंखों से, ताकि आपको लगभग सब में फाइल में एक ही जैसे ऑप्शन रहते हैं। तो एक बार बस किस ऑप्शन में, किस मेन्यू में कौन कौन से ऑप्शन दिए हुए हैं बस उसको आप देखते रहिए, क्योंकि आप उसको आपको प्रैक्टिकली देखना है अपने ओपन करके किसी भी कैमरे, फोन में, कैमरा में या सॉफ्टवेयर में। ठीक है सर, जिसके पास हमारे पास सर लैपटॉप नहीं है, कंप्यूटर नहीं हो, क्या करेंगे दोस्त? करने वालों के लिए ना बहाना नहीं होता है। कैसे सर? इस समय आप लोगों को यहीं पर स्क्रीन पे ला करके दिखाता हूँ, आइए। वही आप सेम अपने फ़ोन में करेंगे, जाएंगे ऐसे गूगल में, हाँ सर गूगल में चल जाएंगे, हम लाएंगे, लिखेंगे सर आप MS वर्ड फाइल मेन्यू, देखो बस देखिए। हाँ सर, आप गूगल में सर्च कीजिए तो आपका फ़ोन है या नहीं है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। देखिए हाँ सर, ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड MS वर्ड खुला हुआ है, उसमें फाइल मेन्यू में गया हूँ, उसमें सर न्यू का ऑप्शन है, न्यू फाइल लाना है, फाइल को ओपन करना, ओपन फाइल करना है, फाइल को क्लोज करना, क्लोज फाइल करना है। देखिए यहाँ से आपको शॉर्टकट की भी पता चलता है कि ओपन करना है तो O से O, कंट्रोल बटन दबा के O दबाएंगे तो फाइल ओपन हो जाएगा। हाँ सर सेव करना है तो कंट्रोल+S फॉर सेव होगा, तो S दबाएंगे, कंट्रोल+ से S तो सेव हो जाएगा। सेव एज, फाइल को सेव करना है, फाइल को सेव एज करना है, सेव एज वेब पेज, फाइल को सर्च करना है, परमिशन, वर्जन, इतना नहीं पूछता, मगर आपको ये पूछेगा जैसे प्रिंट, फाइल को प्रिंट करने का ऑप्शन, ये क्वेश्चन बनेगा कि आपके MS वर्ड में फाइल को प्रिंट करना है, या जो आपने फाइल बनाया है जिसमें आप काम कर रहे हैं उस विंडो को प्रिंट करना है, तो आप किस मेन्यू में जाएंगे? तो आप बोलेंगे सर हम फाइल मेन्यू में जाएंगे, तो वहीं में प्रिंट का ऑप्शन दिए रहता है सर आपको सेंड करना है तो सेंड का ऑप्शन वही दिए रहता है सर सेव करना है, ओपन करना है, क्लोज करना है, न्यू फाइल लाना है, सबका ऑप्शन सर फाइल मेन्यू में है सर। तो इसी से ही घुमा के सब क्वेश्चन पूछता है। ठीक, हाँ सर। फाइल की प्रॉपर्टीज देखनी है तो सर वो भी आपके फाइल मेन्यू में होता है सर। तो इस तरीके से क्वेश्चन बनेगा दोस्त, और इसके लिए बहाना नहीं चाहिए, इसके लिए चाहिए बस जज्बा, क्या मैं खोला और देख लिया, फिर मैं देखा इसी में कि नीचे एग्जिट करना फाइल मेन्यू के नीचे एग्जिट, ठीक है। इसी में देखा कि MS वर्ड में आपके MS वर्ड में फाइल मेन्यू के बाद एडिट मेन्यू है, व्यू मेन्यू है, इंसर्ट मेन्यू है, फिर वैसे आप गूगल सर्च मारेंगे एडिट मेन्यू ऑफ MS वर्ड, व्यू मेन्यू ऑफ MS वर्ड, और दोस्त उसका आप खोलेंगे तो देखेंगे लगभग सब में एक जैसा है, बस जिसमें जहाँ अलग है कुछ उसको ही आपको नोट डाउन करके रखना है। तो एक पेज में सब पूरा बना लीजिए। ठीक, हाँ सर, क्लियर हो गया। यहाँ से आपको क्या है, जो शॉर्टकट कीज पता चल रहे हैं, ओपन करने के लिए कंट्रोल+O दबाइए तो ओपन हो जाएगा, सेव करने के लिए कंट्रोल+S दबाइए, सेव हो जाएगा। तो ये सब शॉर्टकट कीज भी पता चलेंगी, और आप लोगों को प्रैक्टिकली आप देखेंगे इंटरफेस तो आपको भी रटना नहीं पड़ेगा। देखिए जैसे 2 मिनट में आपको बताया, पता चल गया कि हाँ सर इस मेन्यू में न्यू होता है,
न्यू फाइल लाने का ऑप्शन होता है, ओपन करने का, सेव करने का, है ना, परमिशंस का, वर्जन्स का, फाइल को सर्च करने का, प्रिंट करने का, फाइल को किसी को सेंड करना, उसका प्रॉपर्टीज देखने का फाइल का। हाँ सर, तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछते हैं, प्रैक्टिकल क्वेश्चन, और आपको हर चीज अब प्रैक्टिकल देखने मिलेगा आने वाले समय में, क्योंकि अब आपका समझने वाला जो चैप्टर था इस सॉफ्टवेयर में कैसे काम होता है जिसको आप देख नहीं सकते हैं, वो मैं आपको समझा चुका हूँ। तो आप ये मेरे सहयोग ये करेंगे, मैं ये पढ़ाऊँ ना पढ़ाऊँ अलग बात है, मगर आप इसको पढ़िए, क्योंकि एग्जाम में जिनको पोस्ट लेना है उनको उन्हीं का पोस्ट निकलेगा जो खुद से पढ़े रहेंगे। क्योंकि खुद से देखा हुआ मैं दिखाऊंगा तो आप में से हजारों लोग देखेंगे, मगर जो खुद से देखेगा वो हजारों लोगों से कुछ अलग करेगा, तो जो अलग करेगा उसी को सिलेक्शन मिलेगा। इसलिए आप सबके सब हमारे एनालाइजर के बच्चों से कम से कम ये निवेदन है कि आप सबके सब इस तरीके से जैसे हम बताया ऐसे हर एक 3 वर्ड सॉफ्टवेयर बताया हूँ मैं, MS वर्ड, MS पावर पॉइंट, MS एक्सेल, इन तीनों का बस आप पढ़िए, इसके अलावा मैं आपको किसी का नहीं पढ़ने बोलूंगा। ठीक, चलिए हो गया, चलिए सर, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को बहुत समझ में आया होगा इसमें, है ना। ठीक है सर, आइए तो हम देख लेते हैं अपना, हम टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम देखने वाले थे। तो जो बीच बीच में बताता हूँ आप लोगों को इसको इग्नोर मत कीजिएगा, ठीक, क्योंकि यहीं से आप लोगों का चलो भैया आ जाओ सर। टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, या ऑपरेटिंग सिस्टम के प्रकार देखना है, प्रकार, ठीक। हाँ सर, तो लिखिए, लिखते चलिए कि ऑपरेटिंग सिस्टम कितने प्रकार के होते हैं, फिर इन सबको समझाऊंगा भी मैं एक बार, आपको जानते हैं मेरा पैटर्न ही है, पहले ऊपर ऊपर से हम देखते हैं फिर सबके अंदर हम प्रवेश करते हैं। तो चलिए पहले ऊपर से देख लीजिए कौन कौन से प्रकार है, लिखिए सर। सिंगल टास्क, सिंगल टास्क ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक। तो सिंगल टास्क ऑपरेटिंग सिस्टम, इसलिए वो ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं लिखूंगा मैं। हाँ सर, तो सिंगल टास्क ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। दूसरा सर, सिंगल टास्क है तो मल्टीटास्क भी होगा। हाँ सर, मल्टीटास्क ऑपरेटिंग सिस्टम, तो मल्टीटास्क ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक। हाँ सर, मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया सर। टास्क के आधार पर दो, तो चलिए देखेंगे कि ऐसे करके कि टास्क के आधार पर, टास्क क्या होता है सब समझा दूंगा। टास्क में होता है कार्य। हाँ सर, ऐसे समझिए कि जो आप टास्क परफॉर्म करेंगे, जो आप एक्शन ले रहे हैं वही आपका टास्क है। हाँ सर, तो टास्क के आधार पर दो, सिंगल टास्किंग, मल्टीटास्किंग, ठीक। हाँ सर, आइए इसी में अब दूसरा वर्गीकरण इसी में यूजर के आधार पर, ठीक। तो तीसरा लिखेंगे और चौथा लिखेंगे सिंगल और ऐसी वैसी। तो सिंगल मल्टी यूजर, तो ऐसे सिंगल यूजर और मल्टी यूजर, तो सिंगल यूजर और मल्टी यूजर। नाम से स्पष्ट है जैसे आपको, या कोई एक उपयोग करता है या बहुत उपयोग करता है, या कोई एक एक्शन परफॉर्म करेगा, ये बहुत सारे एक्शन परफॉर्म करेगा। आइए सर, सिंगल टास्क का मतलब ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर जो एक टाइम पे करेगा तो बहुत सारा काम, मगर एक टाइम पे कोई एक ही काम कर सके, वो आपका होता है सिंगल टास्क ऑपरेटिंग सिस्टम। चिंता मत कीजिए, सब समझा दूंगा मैं, ठीक है। जो एक साथ बहुत सारे टास्क कर सके। सर टास्क माने जैसे मान लीजिए आप लोगों को समझाने के लिए, सर टास्क माने कि मैंने अपने फ़ोन को खोला, उसमें चाह रहा हूँ कि मैं गाना सुनूं, ठीक, गाना सुनूं, और गाना सुनते सुनते मैं नीचे में किसी चैटिंग भी कर लूँ, ठीक। तो मैं सिर्फ जब गाना सुन रहा हूँ मैं सोचा चैटिंग कर लूँ, तो मेरा गाना बंद हो गया। चैटिंग कर रहा हूँ, सोचा गाना सुन लूँ, तो चैटिंग वाला बंद हो गया। अर्थात एक टाइम पे केवल एक ही सॉफ्टवेयर में रन कर पाया, एक टाइम पे किसी एक ही जगह पे मैं काम कर पाया, तो आपको हो जाएगा सिंगल टास्क करने का आपको परमिशन दे रहा है। एक साथ एक से अधिक कार्य करने के लिए अलग अलग एप्लीकेशन आपको नहीं प्रोवाइड कर रहा है, तो सिंगल टास्क हो गया। और ऐसा सॉफ्ट ऑपरेटिंग सिस्टम जो मेरे को मल्टी टास्क करने दे रहा है, अर्थात मैं चाह रहा हूँ कि भैया मैं गाना भी सुनूं, मैं चाह रहा हूँ कि भैया मैं आपके चैटिंग भी करूं, तो वो मेरे को ऑप्शन देता है मल्टी टास्क का, एक से अधिक टास्क करने का। हाँ सर, क्लियर हो गया। चलिए अब यूजर में सर, सिंगल यूजर क्या, कंप्यूटर सिस्टम में बैठ करके एक टाइम में एक ही यूजर चले, तो आपको हो जाएगा सिंगल यूजर। और कंप्यूटर सिस्टम का जो सॉफ्टवेयर है, ऑपरेटिंग सिस्टम जो है, कंप्यूटर सिस्टम या ऑपरेटिंग सिस्टम जो है, कंप्यूटर सिस्टम से हमेशा कंफ्यूज होते हैं, याद रखेंगे।
जिक्र हो रहा है ऑपरेटिंग सिस्टम का। कंप्यूटर, आप किसी हार्डवेयर कंप्यूटर को इमेजिन मत कीजिएगा। हाँ सर, वैसे ही आपको जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उस एक ऑपरेटिंग सिस्टम को केवल एक ही यूजर यूज कर सकता है। जैसे कि मेरे फोन का ऑपरेटिंग सिस्टम, अपने फोन के ऑपरेटिंग सिस्टम का केवल आप ही यूज कर सकते हैं। उससे आप किसी को फाइल शेयर करेंगे, फाइल ट्रांसफर करेंगे, कॉपी करेंगे, पेस्ट करेंगे, तो वो जो देखेगा आपका फाइल ओपन करेगा, आपसे फाइल लेगा, वो अपने ऑपरेटिंग सिस्टम में देख पाएगा, आप अपने ऑपरेटिंग सिस्टम में सेंड कर पाएंगे, देख पाएंगे। हाँ सर, तो मोबाइल जो है वो सिंगल यूजर का एग्जांपल है। जबकि मल्टी यूजर कैसे होता है सर? मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम ऐसा समझिए आप कि एक ही ऑपरेटिंग सिस्टम है, उसको बहुत सारे यूजर यूज कर रहे हैं, अलग अलग एक्शन को परफॉर्म कर रहे हैं, तो होता है आपका मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर। बस इतना आप समझिए, फिर सबको मैं बताएं, जब समझाएंगे अंदर प्रवेश करेंगे तो आपको एक एक चीज में क्लियर करा दूँ। ठीक, आइए थोड़ा समझाने का काम करता हूँ। सिंगल टास्क, टास्क माने कार्य, और यूजर तो आप समझिए, यूजर यूज लिखा यूजर होगा ये। हाँ सर, ठीक दोस्तों, आइए तो सिंगल यूजर, मल्टी यूजर, जहां एक यूजर यूज कर सके। जैसे मैं अपने फोन को, मेरे फोन का जो इंटरफेस है ऑपरेटिंग सिस्टम उसको केवल मैं यूज कर रहा हूं, तो ये सिंगल यूजर हो जाएगा। सबसे बेस्ट एग्जांपल मोबाइल ही है। हाँ, और मल्टी यूजर जहां एक ही ऑपरेटिंग सिस्टम है, उसको एक से अधिक यूजर यूज कर रहे हैं, वो आपका क्या हो जाएगा सर? वो हो जाएगा हमारा मल्टी यूजर। सर कैसे सर, आप बताइए ना सर, हमको समझ नहीं पाते हैं थोड़ा सा। चलिए बताता हूँ, पहले हम चालू करते हैं तो सिंगल टास्क, मल्टी टास्क। ठीक, चलिए तो सिंगल टास्क में क्या होता है सर? एक टाइम पे एक ही काम करूंगा। हाँ सर, तो मेरे को और कोई काम नहीं करने दिया। ठीक, चलिए जैसे आपको दोनों मेरे फोन में दिखाने की कोशिश करता हूँ। चलिए ठीक, आइए अब आपको समझा दो प्रैक्टिकली। ध्यान से मेरे मोबाइल में देखेंगे, मेरे मोबाइल से हर एक चीज समझाता हूँ मैं। ये जादू की नगरी मोबाइल आपको, क्योंकि मोबाइल अपने आप में कंप्यूटर है। हाँ सर, देखिए यहाँ गया, मैं चाह यहाँ पे कि यहाँ पे कॉल ऑन हो जाए। ठीक, अब मैं जैसे ही चाहूँगा इसी में कॉल ऑन हो जाए, मैं यहाँ से कुछ और चालू कर पा रहा हूँ, कॉल के अलावा। नहीं सर, कुछ नहीं कर पा रहे हैं। आपको कॉन्टैक्ट है, मैसेज का मैसेज यहाँ से आप देख पाएंगे। हाँ सर, ठीक, तो ये समझिए कि एक बार में एक टास्क करने दे रहे हैं ना। हाँ सर, और देखिए मेरे फोन सिंगल टास्क करने दे रहा था कि एक बार में एक ही टास्क में कॉन्टैक्ट खोला। जब कॉन्टैक्ट खोला सिर्फ कॉन्टैक्ट वाला काम कर पाऊंगा। हाँ सर, जब कैमरा खोला सिर्फ कैमरा वाला काम कर पाऊंगा। हाँ सर, हो गया। हाँ, चलिए आपको एग्जांपल दिखाता हूँ मल्टीटास्क का। ठीक, आइए सर, मैंने यहाँ से काम किया, मैंने यहाँ से खोला अपना व्हाट्सएप खोला मैंने। ठीक, मान लीजिए मैंने मेरा व्हाट्सएप खोल दिया। ठीक है, ठीक, मैंने मेरा व्हाट्सएप खोला, मैंने मेरा व्हाट्सएप खोला हुआ है। ठीक, हाँ सर, अब इसे मैं चाह रहा हूँ, देखेंगे आप ध्यान से देखेंगे तो मैंने अपनी 3 उंगली लाई। ठीक, मैंने इसको ऐसे स्क्रॉल किया, स्क्रॉल। देखिए अभी मेरे को ऑप्शन दे रहा है कि दूसरा एप्लीकेशन भी खोल लो, तो मैंने यहाँ से ओपन किया, मान लीजिए मैसेज ऑन कर लिया, मैं मैसेज में चला गया। अब मान लीजिए मैसेज में चला गया मैं, अब यहाँ से मैं मैसेज में चला गया, मान लीजिए मेरे फ्रेंड के में नीलेश के में चला गया। अब मैं नीलेश भाई को, ठीक, तो मैं नीलेश भाई को मैसेज कर दे रहा हूँ, तो मैं उसको मैसेज भी कर पा रहा हूँ। देखिए ऊपर मेरा व्हाट्सएप खुला हुआ है और नीचे मेरा मैसेज भी खुला हुआ है, तो दोनों टास्क करने दे रहा है, तो ये हो जाएगा मल्टी टास्क। मैं व्हाट्सएप भी चला सकता हूँ, व्हाट्सएप भी यहाँ चला सकता हूँ। ठीक, ऐसे व्हाट्सएप भी चला पा रहा हूँ और यहाँ से मैं मैसेज भी कर पा रहा हूँ। ठीक, हाँ सर, तो इस तरीके से आप देखें कि मेरे को एक से अधिक टास्क करने के लिए परमिशन दिया, अर्थात ये मेरा मल्टीटास्किंग का एग्जांपल है। क्लियर हो गया? हाँ दोस्तों, चलिए भैया, हो गया। हाँ, चलिए, तो अब सिंगल टास्क और मल्टीटास्क अच्छे समझ गए कि एक टाइम पे मैं दोनों टास्क परफॉर्म कर रहा था तो मल्टीटास्क हो गया, एक टाइम पे एक ही टास्क परफॉर्म कर रहा था तो सिंगल टास्क हो गया। क्लियर? चलो, और सिंगल यूजर भाई, जैसे मैं अपने फोन को केवल और केवल अभी मैं ही यूज कर रहा था तो हो जाएगा सिंगल यूजर। और मेरे फोन का जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, फोन को नहीं, ऑपरेटिंग सिस्टम को केवल मैं ही यूज कर रहा था, इसलिए ऑपरेटिंग सिस्टम सिंगल यूजर हो गया। जब उस ऑपरेटिंग सिस्टम को एक से अधिक लोग यूज करेंगे तो मल्टी यूजर हो जाएगा। आपको सब समझा देंगे। फिलहाल इतना समझ में आया ना? हाँ सर, बहुत अच्छे समझ में आ गया, कोई दिक्कत डाउट नहीं है। चलो, जब इतना समझ में आ गया तो आगे बढ़ते हैं हम। देखिए मुद्दा ये नहीं कि क्लास में आप कितना पढ़ रहे हैं, मुद्दा है कि क्लास में आप कितना सीख रहे हैं, क्योंकि सीखेंगे तो उससे 1000 क्वेश्चन घुमा के पूछेगा और आपसे हजारों बन जाएंगे। इसलिए सीखना जरूरी है, पढ़ना नहीं। हमारे क्लास में सिर्फ लर्निंग करने आइए, सब हमारे में हमारा लोगो ही है कि हम पढ़ाते नहीं समझाते हैं। तो समझ के जाइए, समझ लेंगे तो उससे कैसे क्वेश्चन घुमाएगा आप लोगों से पक्का गारंटी के साथ बन जाना है। ठीक, हाँ सर,
चलिए, तो एक प्रकार आपने इस आधार पे देख लिया, टास्क के आधार पे, यूजर के आधार पर। अब और देखते चलिए, आप लिखेंगे इसी में, मैंने ऑपरेटिंग सिस्टम कितने प्रकार के होते हैं, बहुत प्रकार के होते हैं दोस्त। इसमें आप लिस्ट बनाते चलिए बस। अब आप ये देख लिए ना, हाँ सर ये क्राइटेरिया हो गया। अब इसमें क्राइटेरिया और देखिए, लिखिए मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। मल्टी प्रोग्रामिंग तो मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, क्लियर हो गया। हाँ, अब बार बार मैं ओएस ओएस नहीं लिखूंगा, हाँ सर। फिर लिखिए नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक, हाँ सर। तो नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम, हाँ सर। मल्टी प्रोग्रामिंग जैसे आप देखे थे, मल्टी प्रोग्रामिंग, वैसे आप देखेंगे मल्टी प्रोसेसिंग। सर कुछ नहीं, एक साथ एक से अधिक एक्शन को, एक समय में एक से अधिक टास्क को अगर वो प्रोसेस कर पा रहा है, एक समय में एक से अधिक टास्क को प्रोसेस कर पा रहा है, मैंने उस काम को कर पा रहा है, तो मल्टी प्रोसेसिंग। एक समय में एक से अधिक यूजर द्वारा अलग अलग टास्क को प्रोसेस कर पा रहा है, तो मल्टी प्रोसेसिंग। दोनों तरीके से समझ गए, हाँ सर। फिर लिखेंगे इसी में सर आपका रियल टाइम। इतने प्रकार का होता है दोस्तों ऑपरेटिंग सिस्टम, आपको पता नहीं था, इसलिए पूछ लेता है ये प्रकार से ही कि इनमें से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रकार है। ऐसे जमा के दे देगा तो आप जो पढ़े रहेंगे उसी को सोचेंगे, अगर नहीं पढ़ाता तो आप सोचते कि होता ही नहीं है। इसलिए मेरे को सब बताना है, ताकि आपसे क्वेश्चन जब पूछे तो हमारा एनालाइजर के बच्चे से सब बनना चाहिए, है ना। चलिए आइए, तो रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, हाँ सर। फिर लिखेंगे टाइम शेयरिंग। सब समझाऊंगा आप लोगों को, बस आप लिखते चलिए भी। अब पहले आप टाइप से ध्यान रहे, ये अपने आप में हर एक टाइप जो अपने आप में एक क्वेश्चन है। इसे सिंगल क्वेश्चन बन सकते हैं, सबको मिला के भी क्वेश्चन बन सकते हैं, सबको कूट में जमा के दे देगा, है ना। हाँ, टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम, मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, सिंगल टास्क ऑपरेटिंग सिस्टम, मल्टी टास्क ऑपरेटिंग सिस्टम, सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम, मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर, ठीक, हाँ सर। तो मल्टी प्रोग्रामिंग, नेटवर्क ऑपरेटिंग, मल्टी प्रोसेसिंग, रियल टाइम, टाइम शेयरिंग, ठीक। मल्टी प्रोसेसिंग, नेटवर्क, मल्टी प्रोग्रामिंग। ठीक दोस्तों, इसको इस तरीके से लिखिए, हिंदी में देखो तो ऐसे देगा आपको, ठीक। इसको लिखिए सिंगल टास्क, मल्टी टास्क, मल्टीटास्क या मल्टीटास्किंग, सिंगल यूजर, मल्टी यूजर। चलिए भैया हो गया। तो ये पूरा आपको समझ में आ गया कि कितने प्रकार हैं। इन्हीं प्रकारों के बारे में आगे जाकर के हम जिक्र करेंगे। क्लियर हो गया। चलिए, तो नेक्स्ट वीडियो से हम अब इनके एक एक प्रकार के अंदर हम प्रवेश करेंगे और सबको हम समझते हुए इसके सारे प्रकारों को हम पूरा कर लेंगे। ठीक, तो चलिए आज की क्लास को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। आप सबसे अलविदा लेते हैं और उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को समझ में आया होगा। कॉन्सेप्ट जो गलती हुई थी उसको भी मैंने सुधार लिया है और उसके लिए डनसेना जी का फिर से धन्यवाद देता हूँ। डनसेना जी का बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, दानिश डनसेना जी का, हाँ सर। तो चलिए आप सबसे अलविदा लेते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोग को समझ में आया हो और आप लोग अपना प्यार बनाए रखेंगे। चलिए, अब इसके अलावा तो मेरे को बोलना बनता नहीं आप लोगों के प्रति, क्योंकि आप लोगों से उम्मीद नहीं रह रहा है अब, है ना। चलिए फिर भी ठीक है।
अपना फर्ज में निभाता हूँ, बाकी आप लोग अपना फर्ज निभाए ना निभाए आपके हाथ में है। और हाँ, उन सभी बच्चों को बहुत बहुत धन्यवाद, उन सबका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार जो कंटिन्यू देखते हैं, जिनका नाम है, जिसमें से मैं नाम लेना चाहूँगा यार, उनको धन्यवाद देना जरूरी है, जो कंटिन्यू मेरी वीडियो देखते हैं और कंटिन्यू अच्छे अच्छे कमेंट्स करते हैं, मेरा हौसला अफजाई करते हैं। उनको देख करके लगता है कि हाँ और पढ़ाऊँ, वो शेयर भी कर रहे हैं, मुझे पता है, इसलिए उनको एक बार धन्यवाद दे दूँ तो इसी वीडियो में मैं, क्योंकि उन लोगों ने अपना प्यार कंटिन्यू बनाए रखा है हमारे साथ, तो मेरा हौसला अफजाई किया, मुझे मोटिवेट करने का काम किया। आइए जिसमें से कुछ नाम मैं ले लेता हूँ, इनका नाम छूटेगा दोस्तों मुझे माफ़ कर देंगे, अगली वीडियो में आप लोगों का नाम ले लूँगा मैं। जैसे राधिका परहा जी, पूर्णिमा देवांगन जी कंटिन्यू हमारे स्टूडेंट हैं, कंटिन्यू हर वीडियो देखती हैं। सुनील यादव जी, प्रियांशी साहू जी, शंकर बंजारे जी, नूरानी मिंज जी, ये भी कंटिन्यू देखते हैं। अजय वर्मा जी, बिंदु सुमन जी, उर्मिला गोयल जी, सोनसाई केवट जी, हो गए? हाँ सर, ये कुछ नाम जो कंटिन्यू हमारे वीडियो देखते हैं, और सब इन सबको कमेंट जाकर पढ़ता भी हूँ बाइज्जत। रानी साहू जी, सुनील यादव जी, भूपेंद्र कन्नौजे जी का भी बहुत धन्यवाद दूंगा, क्योंकि ये भी कंटिन्यू हर वीडियो देखते हैं। और खुशबू तिवारी जी, प्रेम प्रकाश बघेल जी, अनुज पटेल जी, नूरानी मिंज बोले, नूरानी मिंज का नाम फिर से आया ना, ये कंटिन्यू हर वीडियो देखते हैं। प्रियांशी साहू जी, पूर्णिमा देवांगन, देखिए फिर से इनका नाम आया है ना, और खेमलता चौहान जी, ठीक। तो ये कुछ परमानेंट स्टूडेंट जो हर वीडियो देखते हैं और सब में अपना प्यार अच्छे से रिप्रेजेंट करते हैं। सुनील यादव जी, फिर से इनका नाम आया, सोनल वर्मा जी, शंकर बंजारे जी, दिव्या यादव जी, बहुत अच्छा कमेंट किए हमारे लिए, धन्यवाद उनका। अजय वर्मा जी, खेमलता चौहान जी, तुहर चॉइस जी भी कंटिन्यू वीडियो देखते हैं। एक फिलहाल लास्ट के 1-2 क्लास से इनका कमेंट नहीं आया हालांकि। पूर्णिमा देवांगन जी, देखिए पूर्णिमा देवांगन जी का फिर से नाम आया, और सोम कौशिक जी, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, आभार देता हूँ कि आप लोगों के कमेंट को पढ़ करके ही मुझमें वो रिफ्रेशमेंट, वो एनर्जी आती है, जिसकी वजह से मैं आगे जाकर के और क्लासेस बनाऊँ और ज़्यादा आप लोगों को पढ़ाऊँ समझाऊँ, ऐसा फील होता है मुझे। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आप सबका बहुत बहुत आभार, आप सबके कमेंट से, आप सबके लाइक से, आप सबके शेयर करने से ही मुझे ऊर्जा मिलती है। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, आप सबका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। चलिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। हंसते रहिए, खेलते रहिए, खिलखिलाते रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए, तंदुरुस्त रहिए। वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।